द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसलिए इंक्रीज होती है। वेयर एज अमंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है। इसको एक्सप्लेन करना है। फ्लोरीन मोर देन, क्लोरीन मोर देन, ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। व्हाई इज इट सो? ये पूछा है। ठीक है, चलो देखो। ग्रुप 1 एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब हो क्या रहा है? ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन ग्रुप 17 की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन क्लियर है? तो देखो, रीजन ये है कि इनकी रिएक्टिविटी का रीजन अलग है। जो ग्रुप 1 है वो रिएक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है? तो लूज करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डाउन द ग्रुप क्या होगा? आसान हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। फर्स्ट का आंसर तो आ गया। देखो, ग्रुप 1 एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे रिएक्ट बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन मूव्स फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर पुल ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हेंस इट इज इजियर टू रिमूव। एज लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी जो है वो ये ऑर्डर है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स रिएक्ट बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड आर रिड्यूस्ड टू हैलाइड्स एज फॉलोज। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2x माइनस बन गया एक्वस गैस। एक्चुअली यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन, तो ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। F2 और Cl2 गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, याद रखना है। Br2 रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, I2 रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। पर मैंने जनरली यहाँ गैस लिख लिया, जस्ट एक जनरल लिखने के लिए गैस लिख लिया। ठीक, तो देखो जितनी आसानी से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी उतना ही ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। सिंपल बात है, ठीक है ना? अच्छा, मोर इज ईज ऑफ अबव रिएक्शन, मोर इज रिएक्टिविटी ऑफ अबव रिडक्शन। ये रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। जितना आसानी से रिडक्शन रिएक्शन ये हो जाएगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अ रिएक्शन बिकम्स फेवरेबल। अब ना हमको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए। कोई भी रिएक्शन फेवरेबल मतलब कितनी ज्यादा होने की टेंडेंसी है उसकी, वो किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे दो फैक्टर होते हैं, एक एनर्जी, एक एंट्रोपी। यहाँ पे ना सारा का सारा चीजें एक्वस या एक्वस में ही है, तो यहाँ पे एंट्रोपी उतना इफेक्ट नहीं करता एक्वस मीडियम में। तो एनर्जी लेके ही हम बात कर लेंगे, ठीक है? इफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड इन अ रिएक्शन देन रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। ये एक सिंपल रूल है। अगर आप किसी रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो होना नहीं चाहेगी, क्योंकि एनर्जी कहां से लाएगा वो? अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो रिएक्शन नहीं होती, और अगर उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्शन वो अपने आप हो जाती है। फैक्टर समझ में आ गया? अब हमको देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन होने में कौन कौन से एनर्जी चेंजेस अवे हो रहे हैं। तो ये रिडक्शन है वो 3 स्टेप में होती है। देखो, पहला, अगेन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए तो और भी लगेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी भी लगेगी, पर मैं वो नहीं ले रहा फिलहाल, सिर्फ गैस से चल रहे हैं। पहला, डिसोसिएशन ऑफ X2 to 2x, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। जैसे क्लोरीन है, FF बॉन्ड है, इसको तोड़ के क्या बनाना पड़ेगा? F एटम अलग करने पड़ेंगे ना, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सिंपल बात है, बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, पेंसिल को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये है 2x2 गैस टू 2x गैस, तोड़ लिया। एनर्जी जब देनी पड़ती है डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो देनी पड़ेगी एनर्जी। दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। तो ये फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल हुआ? अनफेवरेबल हो गया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस इज दिस। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, ये याद रखना, Cl2 Br2 F2 I2, ये ऑर्डर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन का, ठीक है ना? ये भी एक एक्सप्लेनेशन अलग से है, मैं बता देता हूं। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ये है ना बॉन्ड। बॉन्ड जितना लंबा उतना तोड़ना आसान होगा। इसके बेसिस पे बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी ना। इसके बेसिस पे छोटा बॉन्ड मुश्किल है तोड़ना, पर एक्चुअल है क्या, फ्लोरीन जंप करके कहां चला गया, यहां चला गया। एक्चुअल तो ये ऑर्डर है। तो एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन। क्यों एक्सेप्शन है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा छोटा है। इसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ये भी है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, इसको लोन पेयर कहते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये बहुत छोटा है, तो ये रिपेल करने लगते हैं आपस में ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं तो तोड़ना आसान हो जाता है। बहुत छोटा है फ्लोरीन तो रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी उसकी कम हो जाती है। हाँ, क्लोरीन क्या है, ये रिपल्शन नहीं इतनी है, ये इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इलेक्ट्रॉन दूर है तो रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं करता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन आ गया। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसका। lesser is bond dissociation energy, easier is its dissociation, hence more is the reactivity. So ease of dissociation of halogens ये है, सबसे ज्यादा तोड़ना आसान I2 फिर F2 ये। तो सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए था। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अब क्या होगा, X गैस इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस एनायन बन जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है, ये हम जानते हैं नहीं जानते, अगेन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इट डिक्रीजेस। तो उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए था ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर उसके बेसिस पे ये होना चाहिए था। बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। क्या रीजन है, क्लोरीन एक्सट्रीमली स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। 7 इलेक्ट्रॉन बहुत क्राउडेड जगह पे, एक और इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें ऐड करोगे इट फेसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए उसकी अफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन से। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इजियर इज दिस स्टेप। यहां पे तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उतनी इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ये स्टेप होने की जो टेंडेंसी है वो ये है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन। देखो ये जो आप रिएक्शन कर रहे हो पानी में कर रहे हो, एक्वस मीडियम में कर रहे हो, तो हाइड्रेशन भी हो जाएगी। ये है हाइड्रेशन, ये समझो क्या है, F माइनस बन गया, F माइनस गैस है, इसको पानी में डाल दो तो क्या होगा ना, ये नेगेटिव पानी के ऊपर ना ऐसे, पानी पोलर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। समझ में आई बात, क्लियर है। ये ना अभी हम अगले चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो क्लियर और हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो अब हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन को घेर लेगा ना आके, यस और नो। तो ये दिस इज लाइक मिनी बॉन्ड फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। पानी घेर ले आके तो कहते हैं हाइड्रेशन। तो ये मिनी बॉन्ड फॉर्मेशन की तरह हो गया, बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर हाइड्रेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो पानी कितना घेरेगा, जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना पानी ज्यादा घेरेगा। F माइनस Cl माइनस बड़ा है, Br माइनस और बड़ा है, I माइनस उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसकी होगी, F माइनस की, क्योंकि छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर है बातें। तो इसलिए हाइड्रेशन के बेसिस पे एनर्जी रिलीज का ऑर्डर ये होगा, F माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन I माइनस। क्लियर है। और फिर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेप आसान हो जाएगा। तो हाइड्रेशन के बेस पे ऑर्डर क्या है, ये है। तो तीनों एनर्जीज का कौन कौन सी, एक तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी क्या बोलता है, क्या होना चाहिए, Cl2 मोर देन Br2 मोर देन F2 मोर देन I2। बॉन्ड एनर्जी बोलता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बोलता है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी बोलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए। करेक्ट। आप क्या करोगे, इन तीनों का कंसिडरेशन करोगे। इन तीनों का जो मिक्सचर है वो क्या बोलता है, ओवरऑल एनर्जी कंसिडरेशन इन तीनों स्टेप का ये बना देता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर बात है। फिर क्या, अब ये बात ना आप क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, पर मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए लिख दिया है आपके लिए। ये जो तीनों एनर्जीज का क्लब्ड एक चीज होता है, वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन ही हो रही है ना,
इसका पोटेंशियल फ्लोरीन के लिए कितना है 2.87, क्लोरीन के लिए कितना है 1.36, ब्रोमीन के लिए 1.09, आयोडीन के लिए 0.54। मतलब ये रिएक्शन के होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रिडक्शन उतनी ज्यादा आसान होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल के डाटा से भी हमको पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये है, F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको गिवन है। आपको बताना है, देखो अच्छा ये है क्वेश्चंस कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके टिकअप करते हैं इनको। मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूं सारा, इसी टेबल पे एक्सप्लेन कर देता हूं सारा। फर्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है 1 से लेके 6 में। देखो लीस्ट रिएक्टिव, अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है पॉजिटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन ये देना चाहता है। ये नोबल गैस है, एक्चुअली ये हीलियम है, मुझे इसके डाटा से चल रहा है पता। मैंने ना ये 4 चीजें याद कर रखी हैं, लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन, नियॉन, इनकी ना मैंने आयोनाइज एनर्जी याद कर रखी है, मुझे इससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। लिथियम की 520 होती है, बेरिलियम की 899 है, फ्लोरीन की 1681 है, नियॉन की 2080 किलोजूल पर मोल में है। ये इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है। ओके, हल्का सा आइडिया रखने से आसान हो जाता है, पर फिर भी देखते हैं। अब ये हीलियम क्यों है, क्योंकि नियॉन से ज्यादा इसकी है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, नियॉन से ज्यादा हीलियम की हो सकती है। तो खैर एनीवेज, ये जो एलिमेंट 5 है ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ए पार्ट का आंसर ये आ गया, दिस इज ए। क्लियर, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जानने के लिए सबसे पहले तो ये देखो मेटल कौन है इनमें से। मेटल कौन होगा जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, वो मेटल्स होंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम किस किस की हो रही है यहाँ पे 1, 2 और 6, इनकी तो कम है ना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो ये मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे ज्यादा कम किसकी है, सेकंड की, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करेगा ना। तो सबसे आसानी से कौन लूज करेगा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वो सेकंड है। सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी आ जाएगा ये। क्लियर। थर्ड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करे, वो नॉन मेटल होता है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वो आसानी से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो कौन है इसमें से, थर्ड। तो थर्ड इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। फिर लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, पहले तो ये देखो नॉन मेटल है कौन, 1, 2 और 6 तो मेटल्स है, ये नोबल गैस हो गई है ना। बचा क्या, 3 तो हो गया ना मोस्ट रिएक्टिव, हाँ 3 और 4 नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल, ये मेटल हो गया, मेटल हो गया, मेटल हो गया, ये तो नोबल गैस ही हो गया। तो 3 तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल है कैसे पता चल रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी नेगेटिव है, -290, ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो ये आ गया डी। क्लियर। अगला पार्ट, a metal which can form stable binary halide of formula mx2। mx2 बनाए मतलब m2 पॉजिटिव और x नेगेटिव, मतलब ग्रुप 2 का होना चाहिए वो, मेटल ग्रुप 2 का होगा तब तो। ग्रुप 2 का कौन होगा मेटल, अब देखना पड़ेगा आपको ग्रुप 2 का कौन होगा। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको आइडिया दे देगी इसमें। ग्रुप 2 की सेकंड आयोन, यहां इस पूरे प्रोसेस में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, इसकी। तो ये ग्रुप 2 का मेटल, ठीक है ना बात है, क्योंकि इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। देखो मेटल 3 थे, ये और ये,
ऐसी था ना, मेटल 3 थे ना। जैसे आप देखो सोडियम और मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन भी आया था सोडियम और मैग्नीशियम का। इस मैग्नीशियम सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है लेकिन सेकंड ज्यादा है, नहीं सोडियम की फर्स्ट कम है सेकंड ज्यादा है, क्वेश्चन आया था ना। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियॉन 3s1, मैग्नीशियम की नियॉन 3s2। क्वेश्चन आया था ना एक। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम आसानी से दे देगा, क्यों, क्योंकि वो नियॉन बन जाएगा। इसमें से एक निकालोगे तो नियॉन 3s1, तो किससे निकालना आसान है, सोडियम से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नियॉन से निकाल रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 1 के मेटल्स की बहुत हाई होने वाली है, ग्रुप 2 के मेटल्स की लो होगी, क्योंकि इसको निकालोगे अगर आप तो ये आसानी से दे देगा। तो लो किसकी है, ये लो है ना, ये तो हाई हो गए, बहुत ज्यादा हाई हो गए देखो। तो ये लाइकली टू बी ग्रुप 1, ये दोनों ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, ये ग्रुप 2 का मेटल है। सो बाइनरी हैलाइड कौन बनाते हैं ग्रुप 2 के, तो 6th आंसर आएगा ई पार्ट। क्लियर। एफ, द मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला mx। अच्छा अब देखो इन दोनों में से कोवलेंट हैलाइड, पहले तो mx बनाना है आपने, पहले क्या बनाना है, mx बनाना है। अब mx कौन बनाता है ग्रुप 1 का, mx मतलब m पॉजिटिव और x नेगेटिव। सो बोथ दीज अपीयर टू बी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी सेकंड फर्स्ट आयोनाइजेशन कम है, सेकंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये ग्रुप 1 के हैं, तो दोनों ही बनाएंगे mx। पर उसने बोला कोवलेंट हैलाइड, देखो दोनों ही mx बनाएंगे, लेकिन कोवलेंट ज्यादा पता कौन बनाता है, लिथियम बनाता है। ये आंसर इसका 1 आएगा, ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 1 ये आएगा, F1 के साथ आएगा। पहले बात तो बचा ही सिर्फ F, B तो आ गया था, बचा ही सिर्फ F, तो F तो हो गया। कंफ्यूजन ये होती है कि भाई ये क्यों नहीं आया F के साथ, 1 ही क्यों आया, क्योंकि mx तो ये भी बना सकता था। ठीक है बात ये फजान रूल है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है पर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ओके, ये आयनिक है या कोवलेंट है ये देखना पड़ेगा हमको, ये फजान रूल की बात है। ओके देखो दिस इज लिथियम प्लस Cl माइनस, यही है ना। दिस इज सोडियम प्लस, सोडियम थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब लिथियम से थोड़ा सा बड़ा होगा ना, Cl माइनस उतना ही है। ओके अब क्या करेगा ना, ये जो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा ना अट्रैक्ट, तो ये ना इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। ये भी अपनी तरफ खींच के थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा। कौन ज्यादा खींचेगा बताओ, लिथियम प्लस या सोडियम प्लस, लिथियम प्लस ज्यादा खींचेगा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी, तो वो ज्यादा खींचेगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, जिस कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो पोलराइजेशन ज्यादा करता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन Li प्लस और Cl माइनस अलग अलग था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पड़े थे पूरे। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रही है बातें, नहीं समझ में आ रही बातें। देखो लिथियम एटम, क्लोरीन एटम, LiCl बना कैसे, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया तो Li प्लस और Cl माइनस ऐसे ही बना ना, तो ये तो हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब Li प्लस बोल रहा है वापस कर, शेयरिंग कर, यही हो गया ना, शेयरिंग हो गई तो क्या हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। जितना ज्यादा ये डिस्टॉर्शन होगा उतनी ज्यादा शेयरिंग हो जाएगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो जिसका साइज छोटा उतना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। अब अगर ये दोनों ग्रुप 1 के हैं तो इनमें से छोटा कौन होगा, 520 और 419, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है वो छोटा होगा ना, क्योंकि वो ऊपर होगा। तो कोवेलेंट कौन बनाएगा, 521। समझ में आ गई बात है। एफ प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बोल दिया उसने, तो एफ आ गया। क्लियर होगी बात है। नेक्स्ट
एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। ऑब्वियस बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो जो चीजें अफेक्ट करेंगी वो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे एलिमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल, इनमें से कौन सा फैक्टर वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है, बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, क्या इससे रिएक्टिविटी का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। तो करता है वैलेंस क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर चार्ज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी करता ही है, कितने प्रोटॉन्स है वो करता ही है। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स भी करता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कोर, करता है ना। शील्डिंग उतनी बढ़ जाएगी, जितने कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी शील्डिंग बढ़ जाएगी, तो करेगा। न्यूक्लियर मास नहीं करता, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसिडर द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज। इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको बताना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। पहले तो इसको यही समझो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है क्या। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है क्या नहीं? अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गई। जैसे मान लो ए बिकम्स ए पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव, बी बिकम बी, ऐसे गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बी नेगेटिव बन गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? ए प्लस बी बिकम्स ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। इस प्रोसेस में हुआ क्या है? ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको चिपका दिया, चिपका दिया ना, तो ऑक्सीडाइज कौन हो गया? ए हो गया ऑक्सीडाइज। ए ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना बात? बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज हेल्पिंग ए टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गई बात है? तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहना वो ये चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही होता है ना। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी तो बढ़ जाती है ना, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके बेसिस पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तो ये होगा ना, एफ मोर देन ओ मोर देन एन। नाइट्रोजन यहाँ आता है, ऑक्सीजन यहाँ, फ्लोरीन यहाँ, तो इधर जाने पे बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो ये हो गया। यहां तक क्लियर है? ओके। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है? कम, कम हो जाती है ना। दस द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसलिए फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन। ये हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में भी देखा था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इससे ज्यादा है क्लोरीन से। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये देखा ना ऊपर हमने, अभी तो देखा ऊपर, क्वेश्चन ही था पूरा एक। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा है फ्लोरीन की क्लोरीन से। चलो फिर क्या, अब बचा ऑक्सीजन और क्लोरीन में। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आता है? फ्लोरीन मोर देन ऑक्सीजन, मोर देन क्लोरीन, मोर देन नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आ गया।